इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया है। नेपाल के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। डोटी जिले में घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भूकंप प्रभावित इलाकों में सेना के जवान भेजे गए हैं। 24 घंटे में 6 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है, क्योंकि नेपाल में 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया है। एपिसेंटर है नेपाल। और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि डोटी जिले में एक घर गिरने से फिलहाल 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भूकंप से जहां जहां पर इलाके प्रभावित हुए हैं वहां पर फिलहाल सेना को भेजा गया है। और यही वजह है क्योंकि नेपाल इसका एपिसेंटर था। जमीन से गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है। लेकिन इस बीच दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुल मिलाकर 24 से 36 घंटों में 6 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल देर रात 1:57 पर दिल्ली की जमीन भी कांपी थी और खौफजदा लोग घरों से बाहर निकल आए थे। लेकिन नेपाल में फिलहाल सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दर्दनाक खबरें वहां से सामने आ रही है। अब तक एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर नेपाल से सामने आ रही है, क्योंकि एपिसेंटर नेपाल था। तीव्रता 6.3 आंकी गई है। और इस बीच इतनी बड़ी इंटेंसिटी का जो भूकंप आया है, उसके बाद से अब नेपाल में कई जिलों में तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन डोटी जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो एपिसेंटर इसका नेपाल था और इंटेंसिटी 6.3 आंकी गई है। और अब नेपाल के कई इलाकों में जहां जहां पर भूकंप की वजह से इलाके प्रभावित हुए हैं वहां पर सेना भेजी गई है। लेकिन नेपाल में अब तबाही का मंजर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 24 से 36 घंटों की अगर हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक झटके महसूस किए गए हैं। और नेपाल में इस तरीके की तबाही इसलिए हुई है क्योंकि बीते 24 घंटे में 3 बार नेपाल ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। और इनकी तीव्रता 6.3 थी। और ऐसे में 20 से 25 सेकंड तक 3 बार नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। डोटी जिले की बात करूं तो वहां पर एक मकान गिर गया और यहां पर मकान गिरने से 6 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आ रही है। तो एपिसेंटर नेपाल था। जमीन के मैग्नीट्यूड की बात करूं 10 किलोमीटर जमीन से नीचे ये भूकंप आया। और ऐसे में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद अब नेपाल में तबाही का मंजर जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन नेपाल में जहां जहां पर जिन इलाकों में भूकंप से हड़कंप मचा है वहां पर फिलहाल सेना के जवानों को भेजा गया है। लेकिन ये दुखद खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर डोटी जिले में एक मकान गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से, किस इंटेंसिटी से भूकंप आया और कितनी तेजी से दिल्ली, एनसीआर में भी भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए। देर रात दिल्ली, एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1:57 पर तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने बचाव के लिए घरों से बाहर निकल आए एकाएक। और अब जानकारी मिल पा रही है क्योंकि नेपाल इसका एपिसेंटर था, इंटेंसिटी इसकी 6.3 थी। ऐसे में अब नेपाल के कई इलाकों में भूकंप के जो झटके हैं उन्होंने कई इलाकों को प्रभावित किया है। और ऐसे में अब सेना के जवान वहां पर भेजे गए हैं। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की बात करें तो वहां पर भी 4.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुल मिलाकर 24 से 36 घंटों में 6 जगह हैं जहां पर इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता, जो इंटेंसिटी नेपाल में भूकंप की आई है वो 6.3 आंकी गई है। जानकारी मिल पा रही है कि डोटी जिले में घर गिरने से, मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। तो 24 घंटे में 6 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 4.3 तीव्रता का भूकंप पिथौरागढ़ में आया है। नेपाल में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला भूकंप आया क्योंकि नेपाल में 3 बार, कम से कम 20 से 25 सेकंड तक 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और डोटी जिले में घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन जहां जहां पर फिलहाल भूकंप से इलाके
प्रभावित हुए हैं वहां पर सेना के जवानों को भेजा गया है। तो डोटी जिले में घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल नेपाल से सामने आ रही है, क्योंकि जो एपिसेंटर था दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन एपिसेंटर नेपाल था। ऐसे में अब नेपाल से इस तरीके की दर्दनाक खबरें सामने आ रही हैं। एक घर वहां पर जमींदोज हो गया, 6 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। पिथौरागढ़ में 4.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो महसूस किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कल देर रात 1:57 पर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी तेज झटके महसूस किए गए। लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि देर रात वो सो रहे थे और जैसे ही एकाएक धरती हिली, धरती कांपी, उसके बाद लोग घरों के बाहर निकल आए। लेकिन नेपाल क्योंकि एपिसेंटर था, वहां पर सबसे ज्यादा तबाही का मंजर सामने आ रहा है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए जनक मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्योंकि 3 बार नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन 6 लोगों की मौत की खबर। बिल्कुल मोनिका, देखिए कल रात से ही ये लगातार भूकंप के झटके वहाँ पर महसूस हुए और खास तौर पे काप्तर नेशनल पार्क वहाँ पर उसका एपी सेंटर रहा था। जो अभी सुबह की जो जानकारी खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक डोटी डिस्ट्रिक्ट में ये उसका ज्यादा असर हुआ, जहाँ पर 6 लोगों की मौत की खबर है। अब वहाँ के जिला प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि की है। डोटी डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है वहीं पे इसका ज्यादातर असर मकानों को नुकसान पहुंचा है। जो कच्चे मकान थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि कई जगहों पर लोगों के जख्मी होने की भी खबरें आ रही है। तो कुल मिला के कहें कि अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नेपाल प्रशासन ने कर दी है। प्रधानमंत्री ने भी खास तौर पर अभी ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है कि वहां पर जहां पर राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन स्पीडी से हो सके, क्योंकि रात को ये घटनाक्रम हुआ, रात को ये भूकंप के झटके हुए, ऐसे में सेना को भी वहां पर मौके पर भेजा गया है। और खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि डोटी डिस्ट्रिक्ट वो इलाका, वहां पर बट्टा वहाँ जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी ओर से भी एक आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। थड़ा गांव में ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, जो 3 लोगों की मौत हुई है वो भी वहीं उस इलाके में, थड़ा गांव इलाके में हुई है। वहां पर सेना अभी राहत बचाव के लिए काम कर रही है और जो कल रात से लगातार 3 झटके है उसके चलते लोग भी काफी सहमे हुए हैं। और क्योंकि रिक्टर स्केल पर 6.6 यानी काफी तीव्र मात्रा कही जा सकती है और नुकसान उसके चलते उन इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल जनक, और कौन कौन से इलाके डोटी के अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां से कोई खबर? देखिए वहाँ पे रबल विलेज है, वहाँ पर उसका ये नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा खाप्तर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर उसका एपी सेंटर था। तो ये डोटी जो इलाका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित के तौर पे, जहाँ पर मकान ध्वस्त हैं, जो तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहाँ पर नेपाल से ये तस्वीरें अभी आई थोड़ी देर पहले, जहाँ पर ये डोटी में वहाँ पर सेना के अधिकारी, सेना के जवान वहाँ पर लोगों को राहत बचाव के लिए जुटे हैं। वहाँ पर आम लोग भी वहाँ पर राहत बचाव में जुटे हैं। तो ये 2-3 जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। और जो एक पूर्वी चाकी रूरल म्यूनिसिपालिटी का जो इलाका है वहां पर भी कुछ लोग जख्मी होने की जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। तो सेना और उसके अलावा स्थानीय जो प्रशासन है वो वहां पर राहत बचाव फिलहाल जुटा है। 6 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि कई लोग जख्मी हैं, उनको पास के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाएगा। हालांकि उनकी चोटें इतनी नहीं है कि जिसके चलते उनको कोई गंभीर खतरा हो, लेकिन कई लोगों को वहां पर चोटें भी आई है, जहां पर उनको पास के अस्पतालों में एडमिट भी किया गया है। मोनिका, बिल्कुल जनक, डिपार्टमेंट और सिस्मोलॉजी की तरफ से फिलहाल क्या कुछ ताज़ा जानकारी दी गई? हालांकि ये जानकारी जरूर मिल रही है कि 24 से 36 घंटों के बीच 6 जगहों पर इस तरीके से तेज झटके महसूस किए गए हैं। देखिए हिमालयन प्लेट में इस तरीके इसके जब भी उठापटक होती है तो उसका असर भूकंप रिक्टर स्केल पर देखा जाता है, लेकिन 6.6 यानी काफी तीव्र भूकंप माना जाता है इसको। इसकी हालांकि फोरकास्टिंग नहीं की जाती कि अब आने वाले समय में इसका भूकंप आएगा नहीं, पर जब तगड़ा झटका होता है तो जो सिस्मोलॉजिक जो प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे होती है और उसके कंपन के चलते ही ये तगड़ा झटका महसूस भी होता है। और इसके बाद ये जो आफ्टर स्केल पर जो आफ्टर जो अर्थक्वेक आते हैं वो भी उसी का असर होता है। तो फिलहाल अभी इसकी फोरकास्टिंग नहीं हो सकती कि आने वाले दिनों में इसका भूकंप और तगड़े झटके दे सकता है, नहीं, लेकिन कुछ सिस्मोटिक जो प्लेट्स हैं उसमें
काफी असर हुआ है और उसी के चलते हिमालयन प्लेट से ये कही जाती है, जहां पर ये नेपाल से लेके उत्तर प्रदेश का पूरा जो इलाका आता है वहां पर इसका असर देखने को मिलता है। और 6.6 जब पहाड़ी इलाकों में इस तरीके का जब भूकंप होता है तो उसका असर जब ग्राउंड लेवल पर होते हैं वहां पर उसका तगड़े झटके महसूस होते हैं। और इसी के चलते चाहे आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में कह लीजिए, नेपाल में जो भूकंप आया वो सीधा सीमा से सटा होने के चलते दिल्ली तक इसके झटके महसूस हुए और काफी लगभग 77 सेकंड जितने यानी 1.25 मिनट तक का तगड़े झटके महसूस हुए। तो सिस्मोलॉजी के लिए ये अभी एक अभ्यास का विषय जरूर होगा कि ये इतनी लंबी मात्रा में ये तगड़े झटके महसूस है, वो भी लगातार बैक टू बैक रहे, चाहे वो 9 बजे का हो, चाहे रात को 2 बजे का हो, चाहे आप पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखें तो वहां पर भी उसके तगड़े झटके महसूस हुए। तो कुल मिला के कहें कि सिस्मोलॉजी के लिए अभी अभ्यास का विषय होगा कि हिमालयन प्लेट में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसके चलते लगातार तगड़े झटके महसूस होने लगे। बिल्कुल जनक, हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल से अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सेना के जवान और स्थानीय प्रशासन लगातार वहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन डोटी जिले में जिस तरीके से जनक भी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर सबसे ज्यादा जो है भूकंप से लोग प्रभावित हुए हैं और कई ऐसे इलाके हैं जनक जहां पर एपिसेंटर था नेपाल में, जहां पर ये भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए और इंटेंसिटी 6.3 थी, उसके डायमीटर में कितने ऐसे गांव आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फिलहाल जो है भूकंप का प्रभाव देखने को मिला है? देखिए मोनिका, मैंने जो आपको कहा कि खापटर नेशनल पार्क वो एक एपीसेंटर अभी सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से बताया जा रहा है। उसके आसपास में आप चाहे वो रुबल गांव कह लीजिए या उसके अलावा मैंने थड़ा गांव कह लीजिए, ये डोटी डिस्ट्रिक्ट पूरा इलाका जो है वो खापटर नेशनल पार्क के पास में रहता है। तो वहां पर एपीसेंटर के पास में जब होता है तो उसका झटका ज्यादा महसूस होता है और इसके चलते जो कच्चे मकान का है, क्योंकि 6.6 की तीव्रता पर जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो जो कच्चे मकान का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो ही जाता है, लेकिन जो पक्के मकान होंगे खास तौर पे देखी पाया जाएगी। और मेरे जो सूत्र हैं नेपाल में जिनसे मेरी लगातार बात हो रही है वो भी यही बता रहे हैं कि कई ऐसे मकाने हैं जहाँ पे दरारें खास तौर पे दिख रही है, टूटा हुआ दिख रहा है, स्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ है। लेकिन अभी तक क्योंकि रात का समय था, ऐसे में प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता यही रहती है कि जो लोग अर्थक्वेक या मलबे में दबे हैं अर्थक्वेक के बाद उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनको ट्रीटमेंट दी जाए। तो सबसे पहले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए कहा गया था और जो लोग मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकालने की प्रयास अभी चल रहे हैं, रिलीफ और रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। क्योंकि नेपाल की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर लोग रहते हैं, तो दूर दूर रहते हैं। ऐसे में जब सतह पर रहने वाले लोग होते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा पता चलता है काठमांडू और आसपास के इलाकों में, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में होता है तो वहां पर कंपन ज्यादा होगा। तो वहां पर नुकसान क्या है वो थोड़ी देर बाद या तो जैसे सूरज उगता जाएगा उसके बाद पता चल पाएगा, क्योंकि रेस्क्यू और रिलीफ वहां पर ही पहुंचना जरूरी होगा। तो ऐसे में फिलहाल ये डोटी जो जिला है वो सबसे ज्यादा, या रबल गांव कह लीजिए, वो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फिलहाल माना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जनक ये जानकारी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल कोई आंकड़ा सामने आया है कितने लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कहाँ पर किन किन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया है, क्योंकि रेस्क्यू लगातार वहाँ पर हो रहा है? देखिए, मैंने कहा कि जिस तरीके से डोटी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो मेरे पास जो अभी खबरें आ रही हैं, चूंकि अब तो प्रधानमंत्री शहबाज ने भी जो ट्वीट किया उसमें यही कहा है कि उन्होंने कि सबसे ज्यादा सेना और जो राहत बचाव के लिए जो लोकल डिजास्टर टीम के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे, लोगों को जल्द वहां पर रेस्क्यू किया जाए। स्थानीय लोग, चूंकि रात को 2:12 का समय था, उस समय ये झटका महसूस हुआ था, उस समय नुकसान पहुंचा, तो तब तक लोग जो स्थानीय लोग थे वो एक दूसरे की मदद करके लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन अब सुबह होते भी सेना भी वहां पर पहुंची है। और जैसे मैंने कहा कि अगर उस ज्योग्राफी वहां पर देखें आप तो ज्यादातर जो गांव है वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जब होने के चलते वहां पर राहत रेस्क्यू पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। बताया जा रहा है अभी जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में वो एक ही है डोटी, और वहां पर जो लोग हैं रबल गांव के आसपास के लोग हैं वहां पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन मकान टूटे हैं। इसमें लोगों की हताहत का एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया। 6 लोगों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर वहां के जिला प्रशासन ने की है और कुछ लोग जख्मी हैं, उसका आंकड़ा भी 5 से 7 लोग बताए जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जैसे ये दिन चढ़ता जाएगा उसके बाद एग्जैक्ट फिगर पता चल पाएगा रेस्क्यू और राहत, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कितना नुकसान पहुंचा है फिलहाल उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही मोनिका। बिल्कुल, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये जानकारी निकल कर आई है क्योंकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पर कहा गया है कि 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है नेपाल, उसके आसपास भी
जो कच्चे मकान थे वो भूकंप के तेज झटकों से गिर गए। डोटी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, कई गांव जो है वहां पर प्रभावित हुए हैं। 6 लोगों की मौत की खबर है, कुछ लोग वहां पर घायल भी हुए हैं। देखिए जिस तरीके से अब पिथौरागढ़ में भी 4.3 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो 24 से 36 घंटों के बीच 6 जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा और सबसे तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी देर रात 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग खौफजदा हो गए क्योंकि देर रात इस तरीके से तेजी से धरती कांपी है और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। लेकिन ये देर रात की तस्वीरें कुछ नेपाल से भी सामने आई हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है लोगों की मदद के लिए, और इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है जहां जहां पर जो इलाके प्रभावित हुए हैं सेना के जवान वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से फिलहाल 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो कर दी गई है। लेकिन नेपाल क्योंकि एपिसेंटर था, डोटी जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित था। 6.3 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 या 3 मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी का जब भूकंप आता है तो उसे नॉर्मल भूकंप के तौर पर देखा जाता है, लेकिन 6.3 तीव्रता से आया यानी कि शक्तिशाली भूकंप आया है। और हम तबाही की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश करें। आप देखिए कि किस तरीके से घरों में दरारें आ गई हैं और लगातार जो कच्चे मकान हैं वो गिर गए हैं वहां पर। और डोटी जिले में देखिए आप किस तरीके से तबाही का मंजर यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि देर रात को ये हुआ, पहाड़ी इलाका है, वहां पर थोड़ी दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूर आ रही थी, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते अब जो है आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कर दी गई है कि 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, हालांकि कितने लोग घायल हैं फिलहाल जो है अपडेट्स डेवलपमेंट्स जो है इस पूरी खबर में हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से 24 से 36 घंटों के बीच इस तरीके से ताबड़तोड़ झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और नेपाल में इस तरीके की तस्वीरें जो हैं, दर्दनाक तस्वीरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि नेपाल को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है। 3 बार जो है नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए और ऐसे में 6.3 इंटेंसिटी तीव्रता से भूकंप नेपाल में आया और वहां पर डोटी जिले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया और घर जो है वहां पर गिर गए, जमींदोज हो गए क्योंकि कच्चे मकान है, पहाड़ी इलाका है। ऐसे में अब जो है प्रशासन की तरफ से चहलकदमी बढ़ा दी गई है और युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर नेपाल से सामने आ रही है। लेकिन देखिए भूकंप के झटके नेपाल क्योंकि एपिसेंटर था, उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इंटेंसिटी दिल्ली एनसीआर में भी इतनी थी कि यहाँ पर भी जो है हम तस्वीरें देख रहे थे कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल गए। देर रात 1:57 पर इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार की धरती भी कांपी क्योंकि जिस तरीके से तेज झटके यानी कि शक्तिशाली तबाही का मंजर जो है या भूकंप जो है वो नेपाल में आया, उसके बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी तेज झटके महसूस हुए हैं। 20 से 25 सेकंड तक इस तरीके से धरती कांपी है, धरती हिली है और लोग खौफजदा हो गए, अपने घरों से बचाव के लिए बाहर निकल आए। अफरा तफरी का माहौल जो है दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह देखने को मिला। लेकिन देखिए इसका सीधा असर अब पहाड़ों में भी नजर आया। देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़, क्योंकि वहां पर भी 4.3 तीव्रता से आंकी गई है। देखिए इस तरीके की इंटेंसिटी अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी सामने आई है, वहां पर भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही या यूं कहें तबाही का मंजर नेपाल से सामने आ रहा है। आधिकारिक पुष्टि कर ली गई है वहां के स्थानीय प्रशासन की तरफ से और जिस तरीके से जनक भी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे, क्योंकि देर रात ये भूकंप के 3 झटके बैक टू बैक महसूस किए गए। इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि देर रात, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर डोटी ज़िले में जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवान या प्रशासन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो कर रहे थे, लेकिन देर रात थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही थी। अब दिन चढ़ते चढ़ते रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा एक्टिवली किया जाएगा, युद्ध स्तर पर किया जाएगा। और अभी तक जानकारी मिल पा रही है आधिकारिक तौर पर कि 6 लोगों की मौत वहाँ पर हो चुकी है। डोटी जो इलाका है, ज़िला है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके आसपास के कुछ जो मकान है, कच्चे मकान है, वहाँ पर वो टूट गए हैं। जिस तरीके से ये मकान गिरने से ही 6 लोगों की मौत की खबर जो है डोटी ज़िले से सामने आ रही है। ऐसे में
आगे क्या कुछ डेवलपमेंट्स इस खबर पर होती है, लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। लेकिन नेपाल में देखिए कि किस तरीके से घरों में दरारें आ गई हैं, पत्थर आपको गिरे हुए आसपास नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से मकान जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। मकान की दीवारें टूट गई हैं, दरारें आ गई हैं और मलबा देखिए आप किस तरीके से, कंक्रीट और पत्थरों का मलबा जो है आपको ये नेपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नजर आएगा। लेकिन इसी इंटेंसिटी से इतने ही ट्रेमर्स या यूं कहें झटके जो हैं वो दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में भी देर रात को 1:57 पर महसूस किए गए। लोग डर गए क्योंकि उस वक्त वो सोए हुए थे। एकाएक जब इतने तेज झटके महसूस हुए तो लोग खौफजदा हो गए, हैरान हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन देखिए दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से तेज झटके महसूस हुए, करीब 1 मिनट तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, रात करीबन 1:57 पर। और यही असर जो है पिथौरागढ़ में भी सामने आया है, जहां पर 4.3 तीव्रता से, इंटेंसिटी से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बीते 24 घंटे की बात करें तो 6 जगहों पर इस तरीके से भूकंप के तेज झटके, तेज ट्रेमर्स जो हैं वो महसूस किए गए हैं। इसका एपिसेंटर नेपाल बताया जा रहा है। मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर नीचे, जमीन से नीचे बताया जा रहा है। डोटी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो कच्चे मकान हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि। ये दर्दनाक खबर नेपाल से सामने आ रही है। मायूसी जो है वहां पर जरूर नजर आ रही, मायूस करने वाली खबर है क्योंकि 6 लोगों की मौत की खबर जो है आधिकारिक तौर पर वहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन यही ट्रेमर्स, यही कंपन जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई। अब ये पूरी तरह तय माना जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग में रूस की फौज ईरान की मिसाइलें इस्तेमाल करेगी। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि रूस की फौज के पास मिसाइलों की भारी किल्लत है और इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से मिसाइलें दागने के बजाय आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 हैं जो रूस को ईरान से मिले थे। अब पता चला है कि ईरान के ड्रोन ही नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलें भी इस जंग में इस्तेमाल होंगी। ईरान की 2 मिसाइलें ऐसी हैं जो माना जा रहा है कि रूस भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है। पहली है फतेह 110। ये ऐसी मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर वार करती है और छोटी दूरी पर निशाना साधने में बेजोड़ है। ईरान की फौज भी फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम है जुल्फकार। ये लंबी दूरी तक निशाना साधने में बेजोड़ है। ऊपर से मिसाइल में लगे सेंसर ऐसे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन खबर यह है कि इन मिसाइलों को जल्द से जल्द रूस की सेना के हाथों में पहुंचाने की चुनौती ईरान के सामने है। खबर है कि इसके लिए ईरान के पास 2 विकल्प हैं। पहला है समुद्र के रास्ते इसे भेजना और दूसरा हवाई रास्ते से मिसाइलों को रूस पहुंचाना। और दोनों ही विकल्पों पर एक साथ काम किए जाने की खबर है। माना जा रहा है कि ईरान कुछ मिसाइलें समुद्र के रास्ते रूस तक पहुंचाएगा और कुछ मिसाइलें हवाई रास्ते से। हवाई रास्ते से रूस तक पहुंचने के लिए ईरान को तुर्की की हवाई सीमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद काला सागर होते हुए क्राइमिया तक ये मिसाइलें पहुंचाई जा सकती हैं। ईरान की इन तैयारियों की खबर यूक्रेन की फौज के खुफिया विभाग ने दी है। यूक्रेन का मानना है कि समुद्र वाले रास्ते का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कैस्पियन सागर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैस्पियन सागर के किनारे ईरान के भी कुछ पोर्ट हैं, जबकि इसी समुद्र के एक छोर पर रूस के भी कुछ पोर्ट हैं। दावा किया जा रहा है कि समुद्र के इस रूट का इस्तेमाल करते हुए ईरान आसानी से अपने हथियार रूस की सेना तक पहुंचा सकता है। और यूक्रेन की फौज का मानना तो यह है कि रूस की फौज के पास इस वक्त मिसाइलों की भारी किल्लत है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द ईरान की मिसाइलें हासिल करना चाहती है। रूस की फौज ने यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, लेकिन दावा है कि अक्टूबर महीने में रूस की फौज ने केवल 25 इस्कंदर मिसाइलें दागी। एक महीने में केवल 25 मिसाइल दागना एक जंग में काफी छोटा आंकड़ा है। औसतन रोजाना एक मिसाइल से भी कम। यूक्रेन दावा कर रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस की फौज के पास इस्कंदर मिसाइलों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए मिसाइलों की जगह उसने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। दावा है कि रूस के पास केवल 120 इस्कंदर मिसाइलें बची हैं। जंग के लिहाज से ये स्टॉक काफी कम माना जा रहा है और यही रूस की सबसे बड़ी टेंशन की वजह है। रूस को लगने लगा है कि यूक्रेन की जंग में अगर हथियार कम पड़े तो जंग का रुख पलट भी सकता है। पहले ही खैरसोन में रूस पर दबाव बढ़ने की खबर आ रही है। ऊपर से मिसाइलों की किल्लत उसे और ज्यादा कमजोर बना देगी।
यही वजह है कि रूस जल्द से जल्द ईरान की मिसाइलें जंग के मैदान में पहुंचाना चाहता है। लेकिन ईरान की मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की फौज के दिलों में दहशत बढ़ने की खबर है। माना जा रहा है कि मिसाइलें रूस पहुंचने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी तरह जल्द से जल्द यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिल सके। लंबे वक्त से यूक्रेन किसी असरदार एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस के वार को नाकाम किया जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी नए सिरे से शुरू हो गई। ईरान ने पहली बार माना है कि रूस की फौज उसके ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ईरान ने दावा कर दिया कि जंग शुरू होने से भी पहले रूस को ये ड्रोन पहुंचाए गए थे। इसके बाद यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने ईरान के दावों को झूठा बता दिया। दावा किया गया कि कई गिराए गए ड्रोन ऐसे हैं जो फरवरी 2022 के बाद ही बनाए गए हैं। इस बहस का अंत भले ही जल्द ना हो, लेकिन ईरान की वजह से बढ़ रही यूक्रेन की टेंशन साफ दिखने लगी है। यूक्रेन को लगने लगा है कि ड्रोन के बाद ईरान की मिसाइलें इस जंग का रंग बदल सकती हैं। बड़ी खबर गुजरात चुनावों से जुड़ी हुई है, जहां पर बीजेपी गुजरात में 25% विधायकों के टिकट काट सकती है। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ बड़े विधायकों के भी नाम शामिल हैं, जिनको इस बार चुनावी मैदान से पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। वहीं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर को बीजेपी टिकट दे सकती है। इनके अलावा सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का लड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 25% मौजूदा विधायकों की टिकट पर तलवार लटकने की अटकलें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि 20 से 25% एमएलए की जो मौजूदा विधायक हैं उनकी टिकट कट सकती है। ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि देर रात लगातार जो है नामों पर मंथन हुआ है। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 25% मौजूदा विधायकों की टिकट पर तलवार लटकी हुई है, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। यूक्रेन की सेना रूस में जमा किए गए ईरान के हथियारों और मिसाइलों को तबाह करने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपाने के लिए रूस ने ईरान के घातक और ताकतवर हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है, और उन हथियारों से ही रूस यूक्रेन के शहरों पर आसमान से बमों की बारिश कर रहा है। क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद रूस ने ईरान के हथियार, या यूं कहें कि ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से कीव को निशाना बनाया था। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि इस आत्मघाती ड्रोन से रूस की सेना ने कीव पर 60 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई थी। आसमान से कई घंटों तक बमों की बारिश की गई थी, जिसकी वजह से पूरा शहर थर्रा उठा था। मिसाइल हमले की वजह से कई बड़ी इमारतें धूल में मिल गई थी। सड़कों पर तो आग के बवंडर उठते दिखे थे। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस के पास ईरान के कई ताकतवर और घातक हथियार मौजूद हैं, जिन्हें यूक्रेन बर्बाद करने की ताक में है, ताकि उन हथियारों का इस्तेमाल जंग में ना हो सके। क्योंकि ज़ेलेंस्की ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है, जिसने कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों को दहला दिया था। और खबर है कि ईरान रूस को कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दे चुका है। और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस उन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कीव को तबाह करने के लिए कर सकता है। दावा है कि इस खबर के सामने आने के बाद ज़ेलेंस्की कीव की सुरक्षा को लेकर परेशान है। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने कीव पर हमला बोला तो उनके सामने पुतिन के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यही वजह है कि रूस के हमला करने से पहले ही यूक्रेन ईरान की मिसाइलों को तबाह करने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन रूस में मौजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ने से पहले ही नेस्त नाबूद कर देगा। लेकिन यूक्रेन के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों को खंडहर में तब्दील करने के लिए रूस ने ईरान से बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट खरीदने की भी डील की है। और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ईरान की मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले का प्लान बना चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन ने ईरान से फतेह 110 और जुल्फकार मिसाइल का सौदा किया है, जिन्हें अब रूस लाया जा रहा है। खबर है कि इन मिसाइलों को पहले ईरान से क्राइमिया लाया जाएगा और फिर समंदर के रास्ते ये मिसाइलें रूस के बंदरगाहों पर पहुंचेंगी। मतलब ये कि शाहिद 136 ड्रोन के बाद अब ईरान की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचाएंगी। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि ईरान रूस को हथियार देकर जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों से ईरान को सबक सिखाने की अपील की, ताकि ईरान से रूस आने वाले हथियारों पर लगाम लगाई जा सके। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक होगी। इस बैठक में
गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। गुजरात में 2 चरण में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 14 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इससे पहले मंगलवार रात को जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। यूक्रेन में जारी जंग के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से मॉस्को में मुलाकात की। युद्ध की शुरुआत के बाद एस जयशंकर की यह पहली रूस यात्रा है, जहां उन्होंने रूस के विदेश मंत्री के साथ कई घंटों तक बैठक की। इस दौरान एस जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध का भी मुद्दा उठाया और इसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हो रहे असर का जिक्र किया। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। बताया गया कि जिस वक्त ट्रेन पर पत्थर फेंके गए तब उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी सवार थे, लिहाजा उनकी पार्टी का आरोप है कि ओवैसी पर हमला किया गया। ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। हालांकि पुलिस ने हमले के आरोप को खारिज कर दिया और बताया कि पत्थर ट्रैक से उछलकर खिड़की से जा टकराया। ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन से ओवैसी अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सेमीफाइनल के लिए फिट हो गए। एक रोज पहले प्रैक्टिस के दौरान उनके दाहिने हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि भारतीय कप्तान सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें फिट घोषित कर दिया। यानी अब रोहित शर्मा इंग्लैंड से होने वाले मैच में खेलेंगे। भारतीय टीम 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। इनमें से एक रैली कांगड़ा जिला के शाहपुर स्थित चंबी मैदान में होगी। शाहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सुबह 9:30 बजे होगी, तो वहीं दूसरी रैली हमीरपुर जिले के सुजानपुर में सुबह 10:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां होनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे कांगड़ा के शाहपुर से रैली की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वो हमीरपुर के सुजानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह की सुबह और पौंटा साहिब में एक रैली होनी है। योगी आदित्यनाथ भी एक के बाद एक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की आज 2 रैलियां होने जा रही है। स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। दोस्त बनकर रूस से मीठी मीठी बातें करने में लगे तुर्की ने पुतिन को चूना लगा दिया। ऐसा चूना जो यूक्रेन की जंग में रूस का खेल बिगाड़ सकता है। हुआ ये कि भूमध्य सागर में तैनात रूस के एक मिसाइल क्रूजर और एक एंटी सबमरीन शिप को तुर्की ने काला सागर में घुसने ही नहीं दिया और उन्हें रूस लौटना पड़ा, जबकि रूस के दोनों जंगी जहाज काला सागर में घुसकर यूक्रेन पर धड़ाधड़ वार करने की फिराक में थे। कहा जा रहा है कि पुतिन को उम्मीद थी कि उनकी तुर्की के साथ बढ़ती करीबी का वो थोड़ा लिहाज करेगा, लेकिन तुर्की ने रूस को अपना असली रंग दिखा दिया। उसने रूस के जहाजों के लिए काला सागर के एंट्री पॉइंट खोले ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि 9 महीने तक भूमध्य सागर में धूल फांकने के बाद रूस के दोनों जहाज बोरिया बिस्तर बांधकर वापस रूस चल दिए, जबकि पुतिन ने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए अपनी नौसेना के प्रशांत महासागर के बेड़े को भी काम पर लगाया हुआ था। उसी के तहत दोनों शिप रूस के यूक्रेन पर हमले से भी पहले 2 फरवरी को ही भूमध्य सागर पहुंच गए थे और यूक्रेन पर हमला करने के लिए कमर कस के बैठे थे। लेकिन तुर्की ने ऐसी चाल चली कि रूस के जंगी जहाजों की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और उन्हें यूक्रेन पर एक वार करने तक का मौका नहीं मिला। मतलब भूमध्य सागर में तैनात अपने जहाजों को काला सागर में मूव कराकर यूक्रेन को घेरने का पुतिन का प्लान फ्लॉप हो गया और उनके शिप मिशन पूरा किए बिना ही वापस रूस चल दिए। पता चला कि 21 अक्टूबर को दोनों जहाज भूमध्य सागर से रूस जाने के लिए मिस्र की स्वेज नहर के लिए रवाना हुए। वहां से रूस के शिप मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद मलक्का स्ट्रेट पहुंचे। फिर मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए दोनों जहाज दक्षिण चीन सागर में उतरे और अब वहां से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। यानी रूस का काम कुछ नहीं हुआ, बैठे बिठाए उसका तेल जरूर फूक गया, क्योंकि उसके जहाजों को आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए बैरंग लौटना पड़ा, जबकि भूमध्य सागर के उत्तर में तुर्की के ऊपर ही काला सागर है। अगर तुर्की ने भूमध्य सागर से काला सागर को जोड़ने वाला इकलौता एंट्री पॉइंट बंद न किया होता तो रूस के जहाज काला सागर में घुस पाते और यूक्रेन पर धावा बोल देते।
लेकिन तुर्की ने रूस के जंगी जहाजों के लिए दरवाजे बंद रखे। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि तुर्की के फैसले की वजह से रूस के जहाजों की मेंटेनेंस में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भूमध्य सागर में लगातार 9 महीने तक जमे रहने के बाद उन्हें मेंटेनेंस की सख्त जरूरत पड़ रही है। लेकिन तुर्की के काला सागर का रास्ता बंद करने की वजह से रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस करवाने के लिए आर्कटिक, बाल्टिक सागर या फिर बिल्कुल ही पूर्व में बसे प्रशांत महासागर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि काला सागर में मौजूद शिपयार्ड की एंट्री तो तुर्की ने बंद की हुई है। पूर्वी भूमध्य सागर यूक्रेन में रूस की जंग, उसकी प्लानिंग, उसके ऑपरेशन और उसकी तैनाती का एक अहम हिस्सा है और यूक्रेन का युद्ध पुतिन के लिए नाक की लड़ाई है। ऐसे में तुर्की ने पुतिन के साथ जो किया उससे रूस तुर्की को शक की निगाहों से देखने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन बताया गया कि रूस ने तुर्की से वो रास्ता खोलने की दरखास्त ही नहीं की जो तुर्की ने यूक्रेन की लड़ाई छिड़ने के बाद से ही बंद किया हुआ है। तुर्की में बॉस्फोरस और डार्डेनल्स नाम के 2 स्ट्रेट हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट इस्तांबुल में है और डार्डेनल्स उत्तर पश्चिमी तुर्की में। ये दोनों स्ट्रेट भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ते हैं। पानी के जहाजों के लिए भूमध्य सागर से काला सागर में घुसने का ये एक अकेला रास्ता है और 1936 में हुई एक संधि कहती है कि तुर्की युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए ये दोनों स्ट्रेट बंद कर सकता है। उसी संधि के तहत तुर्की ने यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही इस रास्ते को बंद किया हुआ है और उसने रूस के लिए भी उसे नहीं खोला। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह सबसे पहले कांगड़ा जिले की सुलह विधानसभा क्षेत्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। दोपहर 12:15 बजे अमित शाह की पहली रैली होगी। इसके बाद अमित शाह सिरमौर पहुंचेंगे, जहां पर दोपहर 2:30 बजे पांवटा साहिब में रैली को संबोधित कर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट अपील करेंगे। केरल में छापेमारी के दौरान एनआईए ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया। एनआईए ने कुछ दिनों पहले पीएफआई के 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिनकी जानकारी के आधार पर यह छापे मारे गए, जिसमें पता चला कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आतंकी हमले की साजिश थी। एनआईए का दावा है कि जिन 3 जगहों पर छापेमारी की गई वहां देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को एक और चिट्ठी लिखी। सुकेश ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। इस मामले में बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार को घेर लिया। अगर वो एक सुकेश से इतना पैसा ऐंठ रहे थे, उगाई कर रहे थे, तो बाकियों से भी कितना किया गया। एलजी को भेजी गई चिट्ठी में सुकेश ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो इमरान खान पर हुए हमले के बाद पोस्टमार्टम की बात कहते सुनाई दिए। जबकि 3 नवंबर को वजीराबाद में हुई फायरिंग में इमरान गोली लगने से घायल हो गए थे। वो बताएं, कौम को बताएं, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। हालांकि इस बयान से ये साफ नहीं है कि शहबाज शरीफ पोस्टमार्टम का जिक्र इमरान के लिए कर रहे थे या उस रैली में मारे गए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 से 36 घंटों में 6 जगह पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं नेपाल में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। नेपाल के डोटी में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जहां जहां पर जो इलाके प्रभावित हुए हैं वहां पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान वहां पर भेजे गए हैं। स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन एक दूसरे की मदद यहां पर कर रहा है, क्योंकि नेपाल में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कच्चे मकान वहां पर गिरे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। तो ये तस्वीरें आप नेपाल से देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। दरारें जो है घरों में आ गई हैं और आप देखिए कि किस तरीके से कंक्रीट का ढेर जो है आपको आसपास तमाम इलाकों में नजर आएगा। ये डोटी जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सेना के जवान आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद कर रही है। और ये देर रात की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और टॉर्च और फोन की लाइटों से देखिए आप किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को देर रात जो है उसे चलाया गया। अब जो है दिन चढ़ रहा है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, सेना के जवान मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि डोटी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। उसके आसपास के इलाके जो है सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो 6.3 की थी और नेपाल एपिसेंटर था। ऐसे में जो दर्दनाक तस्वीरें, दहशत का माहौल जो है वो नेपाल से सामने आ रहा है।
इस बीच दिल्ली एनसीआर में भी देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 1:57 पर काफी तेज झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। ये झटके दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में भारत की सीमा के पास था और ऐसे में आप देखिए दिल्ली से भी इस तरीके की खौफजदा तस्वीरें सामने आई। देर रात 1:57 पर धरती कांपी है दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार की, और एक कंपन महसूस हुआ है क्योंकि 6.3 का इंटेंसिटी का जो भूकंप आया नेपाल से, नेपाल एपिसेंटर था, और उसके बाद ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी सामने आई। तो देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। देखिए, अब ग्राफिकली मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कहां कहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। देखिए, पंजाब सबसे पहले प्रभावित हुआ है, हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी जो है बहुत तेज थी। ऐसे में देखिए, अब दिल्ली एनसीआर में भी रात करीब 1:57 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ट्रेमर्स इतने तेज थे कि लोग खौफजदा हो गए, अपने घरों से बाहर निकल आए। देखिए, अगला जो इलाका है मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके जो है, तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हमने आपको खबर दिखाई, 4.3 तीव्रता से यहाँ पर भूकंप आया है। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कंपन महसूस हुई है क्योंकि ट्रेमर्स इतने तेज थे। नेपाल, मणिपुर, देखिए मणिपुर में भी जो है यहाँ पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बिहार के भी कई इलाकों में कंपन महसूस हुई है, ट्रेमर्स जो है वो महसूस किए गए हैं। और नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही इसलिए हुई है क्योंकि नेपाल एपिसेंटर है और ऐसे में 6.3 तीव्रता से इंटेंसिटी से नेपाल में आया है। लेकिन ग्राफिकली हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से पंजाब से लेकर मणिपुर तक तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड से खबर लेते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आज करीब 6:27 पर भूकंप के तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 आंकी गई है। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 थी। लेकिन अब ये सवाल ये है कि आखिर भूकंप क्यों आता है। देखिए, भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेट्स में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का भूकंप हल्का माना जाता है। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से इंटेंसिटी से भूकंप आया है उसकी तीव्रता 6.3 थी, यानी कि 6 तीव्रता का मतलब यह है कि शक्तिशाली भूकंप है। ये भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। और हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला यहां पर जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिमाचल प्रदेश में आज 3 रैली होनी है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ 11:10 पर पंजाब में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नाचन इलाके में, नाचन विधानसभा क्षेत्र में योगी की रैली होनी है और आखिर में दोपहर 3 बजे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। यूक्रेन जंग पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौसम की वजह से रूस को यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रूस वहां मिसाइलें नहीं दाग पा रहा। धुंध की वजह से ड्रोन अटैक भी रुक गया है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट कर रहा है। उसने वहां के 40% पावर प्लांट तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने पावर प्लांट बचाने के लिए पश्चिमी देशों से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। खबर है कि वो हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद बताया कि अमेरिका, जर्मनी और इटली के हथियार वहां पहुंच चुके हैं।
लेकिन जानकार बताते हैं कि यूक्रेन के लिए बाजी हथियारों ने नहीं बल्कि मौसम ने पलटी है, क्योंकि कीव में छाए कोहरे की वजह से रूस के लिए मिसाइल या फिर नीचे उड़ने वाले ड्रोन से निशाना लगाना मुश्किल हो रहा है। जो रूस के हमलों से परेशान हो चुके कीव के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक आसमान पर कोहरा छाया रहेगा रूस कीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खबर है कि कीव के नागरिक इस वजह से बिना किसी डर के सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि इससे पहले पुतिन की मिसाइलों ने कीव का ऐसा हाल कर दिया था कि लोग घरों में दुबक कर बैठ गए थे। लेकिन फिलहाल कीव पर मिसाइलों की बारिश नहीं हो सकती, क्योंकि कीव के आसमान पर कोहरा छाया हुआ जो पुतिन की मिसाइलों को गुमराह कर सकता है। यही नहीं, घने कोहरे के आगे पुतिन के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन भी बेकार हैं। यानी मौसम बदलते ही कीव की किस्मत बदल गई और रूस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जबकि पुतिन इस बार की सर्दियों को यूक्रेन के लिए चुनौती बनाना चाहते थे, लेकिन हो उल्टा गया, क्योंकि सर्दियां आते ही कोहरा भी आया और पुतिन के खतरनाक हथियारों के रास्ते का रोड़ा बन गया। जबकि इससे पहले यूक्रेन दावा करता था कि पुतिन हर हफ्ते के सोमवार को कीव में कोहराम मचा देते थे और इतनी मिसाइलें दागते थे कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। लेकिन कई हफ्ते बाद ऐसा सोमवार आया जबकि कीव पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, न वहां पर मिसाइलें गिरी, न आत्मघाती ड्रोन्स ने उत्पात मचाया। जबकि इससे पहले पुतिन बिना रुके कीव की एक एक लाइफलाइन काट रहे थे, जिससे परेशान जेलेंस्की ने नेटो और दूसरे पश्चिमी देशों से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। वहां के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से उन तक हथियारों की मदद पहुंच गई है, जिसमें अमेरिका से मिला नसैम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इटली से मिला स्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। यानी यूक्रेन के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कम से ज्यादा दूरी तक दुश्मन को छका सकते हैं। लेकिन यूक्रेन इसका इस्तेमाल करे इससे पहले ही मौसम ने करवट ले ली, जो यूक्रेन के लिए अच्छी खबर साबित हुई, क्योंकि इस समय उसे किसी देश से मिले एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि मौसम बचा रहा है। क्योंकि जानकार मानते हैं कि अगर कीव का मौसम नहीं बदला होता तो कीव के बचे कुचे पावर प्लांट उड़ाए जा चुके होते, जिसके बाद कोई कुछ भी करता कीव को अंधेरे में डूबने से नहीं बचा पाता। यूक्रेन में आमतौर पर सर्दियों में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और पावर कट की वजह से लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हीटर नहीं चलेगा। कीव के मेयर ने इसी वजह से वहां के लोगों को शहर छोड़ने को भी कह दिया था, लेकिन कोहरा छाते ही वो बेफिक्र हो गए और खबर आई कि लोग सड़कों पर घूम फिर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का डर नहीं कि पुतिन की मिसाइल कहीं से आएगी और उन्हें उड़ाकर चली जाएगी। या यूं कहें कि इस समय यूक्रेन और खासकर वहां की राजधानी कीव के लोग हथियारों और मिसाइलों के नहीं बल्कि कुदरत भरोसे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल से बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी चुनावी रैली होनी है। जेपी नड्डा 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले दोपहर 12 बजे फतेहपुर में जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद घुमारवी और झुंडता विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के लिए वोट अपील करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन का लोगो लॉन्च कर दिया। अगले साल G20 देशों की यह बैठक भारत में होने वाली है, जिसके लोगो, थीम सॉन्ग और वेबसाइट का प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया। इसके जरिए उन्होंने विश्व शांति का संदेश देने की बात भी कही। सिंबल ऑफ द लोटस इन द G20 लोगो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होप इन दिस टाइम। G20 समूह के देशों का ये शिखर सम्मेलन अगले साल होने वाला है, जिसकी मेजबानी इस बार भारत करेगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के सरकारी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों की घोषणा की। इनमें 50% सीटें वहां के डॉक्टरों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी। इस ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर को 265 DNB यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की सीटें मिल गईं। ये डिग्री मेडिकल कॉलेजों में MD और MS के बराबर ही मानी जाती है। सीजन की पहली बर्फबारी से बंद हुए श्रीनगर लेह हाईवे को खोलने का काम तेज हो गया, जिसके लिए बर्फ हटाने वाली मशीन भी लगाई गई, जो सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के काम में जुट गई, ताकि हाईवे को जल्द लोगों के लिए फिर से खोला जा सके। सड़क के अलावा वहां पहाड़ियों पर भी बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर बिछी नजर आई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सुल्तानपुर इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही रिटायर्ड फौजी के अपहरण की इस गुत्थी में PFI की भूमिका सामने आ रही है, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड फौजी सोमवार से लापता है और परिवार वालों के व्हाट्सएप पर सिर तन से जुदा का मैसेज और PFI के झंडे की फोटो भेजी गई। इस मैसेज के बाद से ही परिवार में हड़कंप का माहौल बना हुआ।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल से उत्तर कोरिया इतना भड़का हुआ है कि उसने अपने मिसाइल टेस्ट को इन दोनों देशों पर हमले की प्रैक्टिस से जोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका की वायुसेना इन दोनों दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अपने लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाने में जुटी है, जिसके जवाब में एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के नजदीक समंदर में कई घातक मिसाइलें दाग दी थी, जो एक इशारा था कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद उत्तर कोरिया ने खुलकर यह भी कह दिया कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सबक सिखाने के लिए वो हमले की प्रैक्टिस कर रहा था, यानी आने वाले दिनों में वो कभी भी अपनी मिसाइलों का मुंह इन दोनों देशों के लड़ाकू विमानों की तरफ मोड़ सकता है, जो उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसका सबूत अमेरिका के खतरनाक B-1B बॉमर और F-35 लड़ाकू विमान है, जो इन दिनों दक्षिण कोरिया में चल रही मिलिट्री ड्रिल में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अमित गोस्वामी को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। ये धमकी ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से दी गई है। अमित गोस्वामी MAU में जिन्ना की तस्वीर और हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के विरोध में चर्चा में आए थे। छात्र नेता ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। आरोप यह है कि अमित गोस्वामी को पाकिस्तान से धमकी मिली। राजस्थान के बाड़मेर में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जबकि 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अपने ऊपर हुए हमले से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंच गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत करवाया। अभी कर रहे हैं इसके बारे में इंतजाम कर रहे हैं, FIR ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, वो पचपदरा रिफाइनरी के बाहर नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार सड़क से फिसलकर चिनाब नदी में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों के नदी में डूबने की खबर सामने आ रही है, जिनकी तलाश में NDRF और SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रात में अंधेरा ज्यादा होने की वजह से बचाव कार्य को यहां पर रोक देना पड़ा। तो चिनाब नदी में कार सवार 4 लोग डूबे हैं। फिलहाल NDRF और SDRF की टीम्स मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात, क्योंकि यहां पर अंधेरा हो गया था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर रोकना पड़ा, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेटो अपने पूर्वी छोर को मजबूत करने में जुट गया है, जिसके लिए उसने पोलैंड और लातविया में अपने सैनिकों की लंबी चौड़ी फौज भेजी। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो के पूर्वी छोर का रूस से सीधा लेना देना है और पुतिन जब चाहें वहां हमला कर सकते हैं और पोलैंड और लातविया को अमेरिका से दोस्ती की सजा दे सकते हैं। पोलैंड यूक्रेन जंग के पहले दिन से यूक्रेन के साथ है। रूस के हथियारों से यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने बॉर्डर भी खोल दिए थे और इसी वजह से नेटो को लगता है कि पुतिन पोलैंड को नहीं छोड़ेंगे और मौका मिलते ही सारा हिसाब चुकता कर लेंगे। अमेरिका इसी वजह से पोलैंड की सिक्योरिटी पर खास ध्यान दे रहा है और वहां अपने सैनिकों को दिए जाने वाले सामान का नया डिपो बना रहा है, क्योंकि इसके बनते ही अमेरिका के लिए पोलैंड में मौजूद अपने सैनिकों तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। अमेरिका का डिपो पोलैंड के पश्चिमी हिस्से में बने एयरबेस के नजदीक बन रहा है, जहां से अमेरिकी सेना को ईंधन और दूसरी जरूरी चीजें मिलेंगी, क्योंकि उसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। यही नहीं, पोलैंड का कहना है कि बहुत जल्द वो अपने यहां अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए अलग एयरबेस बनाएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर में एक अपाचे में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा होता है, यानी ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर रात में भी लड़ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 128 टारगेट उड़ा सकते हैं और 293 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा 5000 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक और स्टिंगर मिसाइलें लगी होती हैं, जो पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को खत्म कर सकती हैं। पोलैंड की सरकार का कहना है कि जून के बाद से उसने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है और लगातार अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है, जिसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी है, जिनकी संख्या करीब 10,000 है। पोलैंड ने यह संकेत भी दिए कि अमेरिका वहां अपना एक परमानेंट बेस बनाएगा। यही नहीं, नेटो के पूर्वी छोर को मजबूत करने के लिए लातविया में भी सैन्य अभ्यास किया गया, जिसमें शामिल हुए स्पेन के 85 सैनिक, जिन्होंने अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम से प्रैक्टिस की, क्योंकि नेटो जानता है कि पुतिन आएंगे तो आसमान से आएंगे। यूक्रेन में उन्होंने ये करके दिखाया है।
जहां वो करीब 9 महीने से अपनी एयरफोर्स के दम पर लड़ रहे हैं। और जिस तरह के उनके तेवर हैं, वो नेटो के पूर्वी छोर पर कभी भी हमला कर सकते हैं और इसीलिए पोलैंड और लातविया जैसे देश अलर्ट हैं, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में है। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड एक दीवार भी बना रहा है जो 2.5 मीटर ऊंची और 3 मीटर मोटी होगी और पोलैंड और कलिनिनग्राद को अलग करेगी। रही बात लातविया की, तो यह भी पूर्व में रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जबकि दक्षिण में इसकी सीमा बेलारूस से लगती है। यानी लातविया के एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ उसका जिगरी दोस्त बेलारूस। मतलब लातविया पर खतरा एक ओर से नहीं बल्कि 2 ओर से आ सकता है और माना जा रहा है कि इसी वजह से नेटो ने इन दोनों देशों में रूस से निपटने की तैयारी की, क्योंकि उसका पूर्वी छोर रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कभी भी संकट में आ सकता है। क्योंकि पुतिन एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं कि नेटो को उसके किए की सजा मिलेगी और बहुत ज्यादा चांस है कि उनका कहर सबसे पहले पोलैंड और लातविया जैसे देशों पर बरपे, क्योंकि ये देश हैं तो छोटे से, लेकिन नेटो में शामिल होने की वजह से रूस को बार बार आंखें दिखाते हैं। और ये बात सब जानते हैं कि पुतिन जिद पर अड़ गए तो किसी भी देश का यूक्रेन जैसा बुरा हाल कर सकते हैं। ठंड की आहट के साथ ही जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पर बर्फबारी की वजह से मौसम सैलानियों के लिए बेहद खुशनुमा बना हुआ है, तो वहीं मोटी बर्फ की चादर सड़क के दोनों ओर आपको नजर आ रही हैं। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। प्रशासन की टीमें सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम कर रही हैं ताकि सड़क को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता मोहन राठवा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और खबर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आदिवासी समुदाय के कद्दावर नेता मोहन राठवा छोटा उदयपुर क्षेत्र से 11 बार विधायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दीपावली के दिन एक फुटओवर ब्रिज की रेलिंग टूट गई, जिसमें कई लोग नीचे गिरने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही फुटओवर ब्रिज को एहतियातन बंद कर दिया गया। बताया गया कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से पुल की रेलिंग टूट गई। हालांकि वहां पहले से मौजूद पुलिस ने हालात को संभाल लिया। बाद में वहां बैरिकेडिंग कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात लालकृष्ण आडवाणी के दिल्ली में मौजूद बंगले पर हुई, जहां प्रधानमंत्री ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने इसके बाद ट्वीट करते हुए उनकी बेहतर सेहत और लंबी उम्र की कामना भी की। अमेरिका में हो रहे मिड टर्म चुनाव पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के दोनों सदनों यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 435 सीटों और सेनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका में आज हो रहे मध्यावधि चुनाव के नतीजे कल आएंगे। ये नतीजे सत्तारूढ़ जो बाइडेन और विपक्षी डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लिए अग्नि परीक्षा साबित होंगे। अमेरिका में अगर अपवाद को छोड़ दें तो मिड टर्म इलेक्शन में हमेशा सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है, इसलिए मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को फायदा होने का अनुमान जताया जा रहा है। बाइडेन के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। किसी भी पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल करने के लिए 218 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका के 2 दिग्गज नेताओं राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख दांव पर लगी हुई है। इस चुनाव के नतीजे 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की उम्मीदवारी को तय करेंगे, साथ ही 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ठंड की आहट के साथ ही जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। यहां पर बर्फबारी की वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है सैलानियों के लिए, तो वहीं मोटी बर्फ की चादर ने सड़कों को भी जैम कर दिया है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। सड़क बर्फ की मोटी परत सड़कों के दोनों तरफ जम गई हैं। फिलहाल प्रशासन की टीमें सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम कर रही है ताकि सड़क को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की जंग में रूस को अफगानिस्तान में चली 9 साल की लंबी लड़ाई से भी ज्यादा नुकसान हुआ है।
दावा है कि यूक्रेन ने अब तक युद्ध में रूस के 250 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन के शहरों पर बम बरसाकर तबाही मचा दी थी। रूस के सुखोई और मिग 35 फाइटर जेट दिन रात खैरसोन और खार्किव समेत कई शहरों पर गिद्ध की तरह मंडराने लगे थे। इन लड़ाकू विमानों ने तब इतने बम बरसाए थे कि लगा था कि वो पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर देंगे। रूस के फाइटर जेट से निकली मिसाइलों ने बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया था। लेकिन फिर यूक्रेन के हाथ लगे पश्चिमी देशों से मिले घातक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। दावा किया गया कि इन्हीं का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूसी सेना के इतने लड़ाकू विमान मार गिराए जितने उसने 9 साल तक अफगानिस्तान में लड़ते हुए भी नहीं खोए थे। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इसी वजह से रूस यूक्रेन पर हवाई हमले करने में कतरा रहा है, क्योंकि वो इतनी तेजी से फाइटर जेट तैयार नहीं कर पा रहा है जितनी तेजी से वो मार गिराए जा रहे हैं। साथ ही उसे लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाले ट्रेंड पायलट की भी कमी से जूझना पड़ रहा है। 9वें महीने में पहुंच चुकी जंग में यूक्रेन ने कई बार ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें रूस के लड़ाकू विमानों पर हमले दिखाए गए। 10 दिन पहले भी यूक्रेन ने रूस के एक सुखोई को मार गिराने का दावा किया था। हालांकि उस हमले में पायलट बाल बाल बच गया था, लेकिन विमान जमीन पर गिरकर नेस्त नाबूद हो गया था। इसी तरह यूक्रेन ने जंग में अब तक कई इलाकों के अलग अलग वीडियो जारी किए। उसने दावा किया कि अब तक 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में रूस के बेहद शक्तिशाली सुखोई Su-35 मार गिराए गए। और अब ब्रिटेन भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने जंग में रूस के कुल 278 फाइटर जेट ध्वस्त किए हैं, जबकि अफगानिस्तान की 9 साल की लड़ाई में रूस के 119 लड़ाकू विमान ही बर्बाद हुए थे। लेकिन सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि रूस के दूसरे हथियार भी बड़े पैमाने पर यूक्रेन युद्ध की भेंट चढ़ गए। इसमें उसकी शान कहे जाने वाले टैंकों का सबसे बुरा हाल हुआ। यूक्रेन ने अब तक रूस के सैकड़ों टैंक उड़ा देने का दावा किया, जबकि यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें बरसाने वाले ड्रोन भी उसकी सेना के निशाने से बच नहीं पाए। माना जा रहा है कि अपने लड़ाकू विमानों पर ज्यादा हमले होने के बाद रूस ने खतरनाक ड्रोन का सहारा लिया। उसने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को भी जंग में उतार दिया। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शाहिद 136 समेत रूस के 1400 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। इसके साथ ही रूस की 5500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां भी यूक्रेन की सेना का शिकार बन गईं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इसी वजह से रूस यूक्रेन जंग में बुरी तरह फंस गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार बदमाश दिन दिहाड़े एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूटते दिखाई दी। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बदमाश चेन झपट कर फरार होते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक बदमाश बुजुर्ग महिला के आगे मोटरसाइकिल रोकता दिखाई दिया। उसी दौरान दूसरा महिला के गले से चेन छीनता नजर आया। बदमाशों ने पहले तो गले से चेन लूटी और बाद में महिला को धक्का देकर फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल वाले ने घुमाई, एक पीछे से आया, बाद में मेरी गर्दन पकड़ के ना जंजीर काट कर नुकते दो लोग भाग गए। गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला का सिर किसी पत्थर से नहीं टकराया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। यूक्रेन को अब बल्गेरिया से खतरनाक S-300 मिसाइल सिस्टम भी मिलने वाला है। ये वही मिसाइल सिस्टम है जिसके दम पर रूस यूक्रेन के कई लड़ाकू विमानों को मिट्टी में मिला चुका है, क्योंकि इसके अचूक निशाने का लोहा सारी दुनिया मानती है। माना जा रहा है कि इसके बाद से रूस की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले यूक्रेन ने बल्गेरिया से मिग 25 और Su-25 लड़ाकू विमानों की मांग की थी। खबर है कि बल्गेरिया उसे सोवियत दौर के S-300 मिसाइल सिस्टम भी मुहैया कराने जा रही है, जिसकी जानकारी यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने दी। यूक्रेन का दावा है कि बल्गेरिया उसे सोवियत दौर के कई हथियार भी मुहैया कराने वाला है, जिनमें खतरनाक मिसाइलें, मोर्टर और हवित्जर से दागने के लिए गोले भी शामिल हैं। दावा है कि यूक्रेन ने बल्गेरिया से जानबूझकर सोवियत दौर के हथियारों की मांग की ताकि रूस को उसी के पैंतरे में फंसाया जा सके। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक बेऔलाद दंपति ने बकरी के बच्चों का जन्मदिन मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया गया कि दंपति ने बकरी के बच्चों के जन्मदिन पर रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी न्योता दिया था। बकायदा दोनों बच्चों के सिर में फूल माला पहनाई गई और केक काटा गया। इस दौरान घर में काफी लोगों की भीड़ जुटी थी। बच्चों का जन्मदिन बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ मनाया गया। मेरी बकरी जो है बच्चे पैदा किया है, उसके औलाद मेरे नहीं है, मैं इसके खुशी में इनके पीछे जो है मैं अपना खुशी मना रहा हूँ। इस दौरान दोनों पति पत्नी बेहद खुश दिखाई दिए। पूरे वक्त दोनों बकरी के बच्चों को गोद में उठाए उन्हें दुलार करते नजर आए।
और इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में पश्चिमी रेलवे की सेवाओं पर असर देखा गया है। अंधेरी और जोगेश्वरी स्टेशन के बीच सिग्नल फेल हुआ। सिग्नल फेल होने की वजह से कुछ ट्रेनें रास्ते में फंसी बताई जा रही है। सिग्नल को फिर से रिस्टोर करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। रास्ते में कई ट्रेनें फंसी हुई है, जानकारी मिल पा रही है। सिग्नल यहां पर लूज हो गया और सिग्नल को फिर से रिस्टोर करने की कोशिशें, प्रयास जो है वो लगातार जारी है। तो मुंबई में रेल सेवा प्रभावित हुई है। सिग्नल फेल होने की वजह से कुछ ट्रेनें रास्ते में ही फंस चुकी हैं। सिग्नल को एक बार फिर से रिस्टोर करने की कोशिशें जारी हैं। फिल्म हर हर महादेव पर एनसीपी और एमएनएस भिड़ गई। मुंबई के पास ठाणे में एनसीपी पर फिल्म का शो बंद कराने का आरोप लगा, जिसका पता चलते ही एमएनएस नेता पुलिस के साथ वहां पहुंचे। फिर उन्होंने दोबारा शो शुरू करवाया। पुलिस ने शो बंद कराने के आरोप में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एनसीपी ने फिल्म में छत्रपति शिवाजी के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। सरकार की सख्ती का भी किसानों पर कोई असर नहीं दिखा और वो बेधड़क खेतों में पराली जलाते नजर आए। किसानों का आरोप है कि सरकार समाधान निकालने के बजाय उन पर ही जुर्माना लगा रही है। कोई भी आएगा उसको हम बांधेंगे, छोड़ेंगे नहीं। खेतों में पराली जलाने से न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में 4 बदमाशों ने घर में जमकर लूटपाट की है। घर में रखे गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में चारों बदमाश हिरणमगरी थाना क्षेत्र में पहले कई मकानों की रेकी करते नजर आए। इनके हाथों में लोहे की रॉड थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे। उसके बाद ये बदमाश एक घर में पीछे से ग्रिल तोड़कर घुस गए। चोरों ने मकान में घुसकर नकदी, सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया। घर वालों के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान घर में रखा सारा सामान भी तितर बितर कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है। जेट रूस की सेना के एक विमान को खदेड़ने के लिए पहुंचे। ये मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब बाल्टिक सागर के ऊपर रूस की सेना का एक प्लेन उड़ान भर रहा था, जिसकी कोई खबर उन देशों को नहीं दी गई थी जिनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि इस उड़ान में प्लेन के ट्रांसपॉन्डर भी बंद रखे गए थे। ट्रांसपॉन्डर तभी बंद रखे जाते हैं जब पायलट अपनी लोकेशन को छुपाना चाहता हो। खबर है कि जिस प्लेन की बाल्टिक सागर के ऊपर पहुंचने की खबर मिली वो रूस की सेना का प्लेन था। IL-76 विमान रूस की फौज का एक ऐसा प्लेन है जिसे आमतौर पर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए शक हो रहा है कि पुतिन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। बाल्टिक सागर रूस के लिए बेहद अहम है। समुद्र के इसी हिस्से का इस्तेमाल करते हुए रूस के समुद्री जहाज कलिनिनग्राद पहुंचते हैं। रूस के विमानों के लिए भी कलिनिनग्राद पहुंचने के लिए यही रूट रहता है, लेकिन इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर दी जाती है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इजाजत लेकर ही प्लेन इस हिस्से में उड़ान भरते हैं। लेकिन रूस की ये कोशिश किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करने वाली है, क्योंकि बिना कोई खबर दिए गुपचुप तरीके से कलिनिनग्राद पहुंचना कोई आम बात नहीं है। पहले भी पता चला था कि कलिनिनग्राद के जरिए पुतिन यूरोप और नेटो को कोई बड़ा झटका देने की योजना बना रहे हैं। नेटो की सेनाएं इसीलिए बाल्टिक देशों में पहले से अलर्ट मोड पर हैं। जैसे ही पुतिन की फौज के प्लेन की उड़ान की खबर आई, फौरन फाइटर जेट भेज दिए गए। खबर है कि कोई भिड़ंत तो नहीं हुई, लेकिन नेटो की पूरी तैयारी मुंहतोड़ जवाब देने की थी। माना जा रहा है कि कलिनिनग्राद में रूस धीरे धीरे अपनी फौज के हाथ मजबूत करने में लगा है। महीनों पहले से दावा किया जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला निशाना हो सकते हैं। इसीलिए आशंका पैदा होने लगी है कि यूक्रेन की जंग के बीच बाल्टिक में भी नई जंग छिड़ सकती है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक गहने की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें चोर गहने की दुकान के सामने से गहनों से भरा बैग ले जाते दिखाई दिए। घटना ग्राम अंजनिया में बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, पहले एक बदमाश धीरे से आता है और दुकान के सामने रखे गहने के बैग को उठाता है। बैग को उठाकर थोड़ी दूर पैदल चलता है। फिर पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार आता है और उसे बाइक पर बैठाकर फरार हो जाते हैं। बताया गया कि दुकानदार ने दुकान बंद करते वक्त बैगों को बाहर रखा था। उसी वक्त चोर ने हाथ साफ किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। चीन ने अपने महाशक्तिशाली ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखा दी। दावा किया गया कि यह ड्रोन अपने साथ हजारों किलो बारूद लेकर उड़ सकता है, जो किसी भी जंग में तबाही लाने की ताकत रखता है।
चीन का दावा है कि उसका ये ड्रोन एक साथ 2000 किलो वजनी मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है, जिसकी पहली झलक उसने अपनी वायुसेना के हथियार एक्सपो में दुनिया को दिखाई। योंगलोंग 3 नाम के इस खतरनाक ड्रोन को चीन ने पूरी तरह से अपने देश में तैयार किया है। दावा किया गया कि इसकी लॉन्चिंग से सबसे ज्यादा खतरा ताइवान को है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में दखल देकर उसे डराने की कोशिश करता रहा है। और अब योंगलोंग 3 की लॉन्चिंग को ताइवान के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्रोन एक बार में 10,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी जरूरत पड़ने पर यह ताइवान के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंच सकता है। खबर हरियाणा से लेते हरियाणा के यमुनानगर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर कुछ लड़के एक लड़के को बर्बरता से पीटते नजर आए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि 3 लड़के एक लड़के को लात घूंसों से पीट रहे हैं। इस दौरान मोहल्ले के कुछ लोग बाहर निकले, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। वो लगातार उसे पीटते नजर आ रहे हैं। लड़का पूरी तरह से बेहोशी की हालात में है। रास्ता बदस्तूर चल रहा है, उसके बाद भी लड़कों को उस पर कोई तरस नहीं आया। फिर ये उस लड़के को उठाते हैं और नाली में फेंक देते हैं। एक लड़का उसे पैर से नीचे की ओर धकेलता है, फिर से नाले से उठाता है और वापस फेंक देता है। फिर पास में पड़ा पत्थर उठाता है और उसे मारने चलता है। कुछ लोग उसे रोकते हैं। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। लड़के की हालत बेहद नाजुक देखते हुए एक आदमी उसे बाहर निकालकर कई बाल्टी पानी डालता नजर आ रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस और छात्र के परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पीड़ित छात्र दम तोड़ चुका था। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। फिल्म KGF चैप्टर 2 का म्यूजिक इस्तेमाल करने के मामले में कांग्रेस को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने अपने फैसले में कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने के लिए कहा था। KGF के निर्माताओं का आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के विज्ञापन के वीडियो में उनके गानों का इस्तेमाल हुआ था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने आदेश भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक केंद्रीय पूल सिस्टम के हिसाब से MBBS और BDS कोर्स में छात्रों को आरक्षण मिलेगा। इसके लिए छात्रों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करना जरूरी होगा। आरक्षण का फायदा उन्हें मिलेगा जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली है। मारपीट का वीडियो सामने आया। बीच सड़क पर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। दोनों ओर से एक दूसरे पर लोग दे दनादन लाठियां बरसाते नजर आए। इस दौरान चीख पुकार मची थी। दबंगों ने महिलाओं पर भी लाठियां बरसाईं। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बनियाठेर थाने के कस्बा नरोली की बताई जा रही है, जहां एक मकान बन रहा था। इसे रोकने के लिए दूसरे पक्ष ने जमकर मारपीट की। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर दोनों पक्षों के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुर्द लड़ाकों के सफाये में जुटे तुर्की ने एक बार फिर अपनी कामयाबी का वीडियो जारी किया। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के लड़ाकों को आतंकी बोलने वाला तुर्की उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है और उन्हें मारने के लिए वो कभी उत्तरी इराक में बम गिराता है तो कभी उत्तरी सीरिया में हमला करता है। यही नहीं, वो पूर्वी तुर्की की दरसिम वैली में कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटाने में जुटे हैं, जिसके लिए एर्दोआन ने 500 सैनिक वहां भेजे हैं। तुर्की में कुर्द लड़ाकों को मारने का ऑपरेशन शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और तुर्की का कहना है कि उसका यह ऑपरेशन कामयाब रहा। यही नहीं, वो अपनी कामयाबी का सबूत भी दे रहा है। उसने इस ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो दुनिया को दिखाया, जिसमें जमीन पर ढेरों बंदूकें रखी नजर आईं। तुर्की का कहना है कि ये बंदूकें उन 11 कुर्द लड़ाकों की हैं जिन्हें दरसिम वैली में मारा गया। दुनिया भर की कुर्द आबादी के करीब 18% लोग तुर्की की दरसिम वैली में रहते हैं और तुर्की दावा करता है कि इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से जुड़ा है, जिन्हें आतंकवादी मानने वाली तुर्की की सेना पकड़ पकड़ कर मार रही है। फिर सजेगा बहस का सबसे बड़ा मंच। गुजरात अधिवेशन चलता रहा है News 18 इंडिया पर।